नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 PM पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। यह एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहां पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का ये एरिया है जहां पर यह लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपस काम करना बंद कर गया और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहां से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अरगोसी नाम से,
विंसेंट एच गद्दीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, और यह पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस जो पिछले कई दशकों में हुई थी इस बर्मुडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी, और यहां पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया। तो ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से यह जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। यह रास्ता तय करने में करीब करीब 9 दिन का समय लगना था। यह जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन यह जो मैसेज आया यह आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। अब अगर यह घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था इस शिप के ऊपर, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूं क्या हुआ है यहां पर। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था, सारी चीजें जहां होनी चाहिए थी वहीं थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला ना कर दिया जाए पायरेट्स के द्वारा, जो सामान छीन कर भाग जाएं। तो ये चीज़ तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीज़ें थी उस जहाज के अंदर सही सलामत थी। इसी रीज़न से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहां गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसे ही सही सलामत है। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो रीनेमिंग मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की करी मेटा में, इस जहाज को भी रीनेम करके मेटा कर दिया गया बाद में। है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये घटना मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है, इसे ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियां
हिस्टोरिकली काफी पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन ढंग से उन्हें वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सच जानना पॉसिबल नहीं होता। उन कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड या अर्बन लेजेंड्स। और बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है बर्मुडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। यहां एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा हायरेक्ट के बारे में। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है या स्टार्टअप फाउंडर है तो इस एड को जरूर देखना, ये आपके लिए है। हायरिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। पहले आप जॉब पोस्ट करो, फिर एप्लीकेशंस का वेट करो, फिर इतने सारे प्रोफाइल्स में से सही वाला ढूंढो। इसमें कभी कभी महीनों का समय लग जाता है और फास्ट पेस्ड स्टार्टअप्स के पास कहां इतना टाइम होता है। तो हायरिंग को स्पीड अप करने के लिए ट्राई कीजिए हायरेक्ट, एक डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म जिसे डिजाइन किया गया है फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स और एचआरस के द्वारा, बिना किसी मिडिलमैन और कंसल्टेंट्स के। हायरेक्ट का जो इनबिल्ट चैट और वीडियो कॉलिंग फीचर है, इसके द्वारा आप इंटरैक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स के साथ बिना कोई अपनी प्राइवेट डिटेल्स शेयर करे। और हायरेक्ट का जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो आपको अपने आप ही रेलेवेंट प्रोफाइल से मैच करा देगा, दिखा देगा, जिससे आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां 2 मिलियन से भी ज्यादा वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कीजिए हायरेक्ट के द्वारा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाज़ों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होता है जिन्होंने इन चीज़ों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्र ही इस तरीके से है कि ये सारे विमान जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलेंगे। ऐसी जगहें जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या अंदर रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो बहामास है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास ये कितना टर्कोइस कलर का दिखने लग रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ ये ऐसा समुद्र का एरिया है जहां पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। आप देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है जब सैटेलाइट से देखते हैं तो। इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज जो यहां पर आते थे वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से। हिडन शोल्स, अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते थे समुद्र के नीचे जहां पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी तो वो बाहर से दिखते नहीं थे, जहाज जब उनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखोगे दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे यूएसए है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो इसी एरिया में ही है। तो हरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बॉयंसी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गया। वैसे जब नमक ज्यादा होता है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फ्लोट करना चीजों के लिए और आसान बनता जाता है। जैसे कि डेड सी में, जिस पे मैंने व्लॉग भी बनाया था अगर आपको याद हो, एक आम इंसान जो समुद्र में डूब जाए वो डेड सी पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीज रिवर्स में हो रही है यहां पर अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है तो। यह हाइपोथाइज किया गया है कि अगर मीथेन की इरप्शंस होती हैं पानी के अंदर, मड वोल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है, पानी के अंदर वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है उनसे, जिसकी वजह से अचानक से अगर ये
शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी बिना किसी वार्निंग के और पता तक नहीं चलेगा उसके बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितनी भी डिसअपीयरेंसेस हुई है बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन वाली चीज की वजह से हुई हो। ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, होती है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बार्डर-माइनहॉफ इफेक्ट या फिर द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बार्डर-माइनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद करो आपके परिवार में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं पर जाते तो जो गाड़ी आपने नई खरीदी है वो आप ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये गाड़ी तो सड़कों पर और दिखने लग रही है, हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी है, यही वाली एग्जैक्ट। असलियत में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सड़कों पर ज्यादा बदली नहीं है, पहले भी उतनी ही कॉमन थी, वो अभी भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद ली तो आपने ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया उस चीज को। यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। यह बात सच जरूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर के कई एरियाज में, कई समुद्रों में ऐसे ही जहाज और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल नहीं मौजूद था। इसका एक बड़ा रीसेंट एग्जांपल हो सकता है वो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट, वो तो बर्मुडा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई। क्योंकि असल में बात यह है, लोगों ने जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने तब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही थी, और जो बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कुश, जिन्होंने किताब लिखी द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो भी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा शुरुआत में कई ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई यहां पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असली में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की जो कहानी मैंने आपको बताई उससे ऐसी ही एक कहानी बताया जाता है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बर्मुडा ट्रायंगल में देखने को मिलती हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हो बर्मुडा ट्रायंगल में बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, उतनी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हमें बाकी समुद्र के एरियाज में भी देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो यह तक कहना है कि कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। यानी यूएसए के कोस्ट गार्ड इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल। इन्होंने कहा द फैक्ट दैट द एरिया विद इन द बर्मुडा ट्रायंगल इज हेवीली ट्रैफिक्ड कुड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, यहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं यहां घटनाएं होने के। पेयर दैट विद द फैक्ट दैट द बर्मुडा ट्रायंगल इज ऑफन स्वेप्ट बाय हरिकेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम, इट इज नॉट हार्ड टू सी व्हाई शिप्स माइट ओकेजनली सिंक देयर। इसके अलावा अगर आप इस चीज को ध्यान में रखो कि इस एरिया में ज्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहां का पानी ज्यादा शैलो है, तो आपको सीधा सीधा बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब मिल गया। वैसे इन ज्यादा हरिकेन्स के बावजूद भी WWF ने जब अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करी थी 2013 में, वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग, तो उन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स में बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं था। तो सिंपली कहे तो इन सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बर्मुडा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं था। और अगर आप अब पूछोगे लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो जो देखा था कि आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा है, वो क्या था फिर? उसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हायरएक्ट को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।